हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान पार्ट नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। पेपर में लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा सीजीएल पीजीटी वालों के लिए, बाकी एक्साइज स्टेनो और भी जहाँ पे एग्जाम जहाँ से हिंदी लैंग्वेज पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कनेक्ट हो सकते हैं। क्विज के लिए आपको स्पेशली कनेक्ट रहना है, खासकर जेएसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्विज से जरूर कनेक्ट रहें। टेलीग्राम पे मिलता है सारा चीज़, चैनल का नेम सर्च कर लें, वहाँ पे खुल जाएगा। देन लेट्स गेट अप पार्ट नंबर 41। सारे पार्ट्स को आप लोग विजिट कर लें, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके हिंदी एग्जाम में। क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? कारक तो आप लोग पढ़े होंगे, 8 तरह का कारक आप लोग पढ़े होंगे। तो 8 कारक में कौन सा कारक है जिसमें क्रिया का आधार सूचित किया जाता है? तो वह होता है अधिकरण कारक। आंसर इसका डी हो जाएगा। अधिकरण का मतलब जानते हैं क्या होता है? अधिकरण का अर्थ होता है आधार। ओके, तो इसको याद रखिएगा, अधिकरण का अर्थ आधार होता है। इसके कारक 8 होते हैं और 8 आपको परसर्ग चिन्ह देखने को मिलता है। तो कभी कभी अगर आपसे पूछें कि परसर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, तो कारक चिन्ह को ही परसर्ग चिन्ह के नाम से जाना जाता है। कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को करण से सब विभक्ति चिन्ह इसका होता है, यानी कि परसर्ग चिन्ह होता है। अधिकरण में पर होता है। तो याद रखिए कारक 8 तरह का होता है और 8 तरह का जो है से परसर्ग चिन्ह भी होता है। तो याद रखिएगा क्रिया के आधार को सूचित करने के लिए अधिकरण कारक होता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे काम का करना या होना पाया जाए। क्रिया भी आपको तो पढ़ना ही है। हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कारक चिन्हों की संख्या 8 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा इसको टफ करेंगे तो यहाँ पे ये बनाएंगे कि हिंदी भाषा में परसर्ग चिन्हों की संख्या कितनी है। तो 8 हो गया, सारा चीज आपको बता दिया। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने होते हैं? सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम को अंग्रेजी में आप लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मली 13 आप लोग बोलते हैं। जितने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब्स होता है 13, उतना ही आपको सर्वनाम देखने को मिलेगा। मैं, तुम, यह, हुआ होता है ना, तो उस तरह से देख लीजिएगा। तो अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जितना आप लोगों को समास का भेद होता है उतना ही सर्वनाम का भी भेद होता है। इसको आप लोग आइडिया जरूर रखें। अर्थ के दृष्टिकोण से यहाँ पे बात किया जा रहा है, डिटेल में देख लीजिएगा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होता है उसे आप लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम के भेद होता है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क ना, मतलब समझ गया। तो देख लीजिएगा आंसर इसका 6 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण? विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी उसको क्वालिफाई करता है, उसको बोलते हैं विशेषण। तो यहाँ पे अनाज के बारे में क्या बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा है, ढेर है, तो यानी कि मात्रा बता रहा है, तो परिमाणवाचक हो गया। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। आंसर इसका सी हो गया। ढेरों अनाज में परिमाणवाचक विशेषण है और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। याद आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुल्लू भर पानी में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे चुल्लू भर एक साथ भी लिखा रहेगा कहीं पे। चुल्लू भर पानी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए पानी के बारे में बता रहा है, एक तरह का मटेरियल नाउन है और यह आपको एक वचन में प्रयुक्त होता है पानी। तो चुल्लू भर मतलब बता रहा है कि एकदम मतलब हाथ में आप लोग पानी लेते हैं उतना, यानी कि उसको मात्रा के बारे में बता रहा है। तो ये भी एक क्वांटिटेटिव ही है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। समझ चुके हैं? खटखटाना शब्द में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक या फिर संयुक्त क्रिया? देखिए इसमें आपको अनुकरणात्मक क्रिया देखने को मिलेगा। खटखटाना जो है से आप लोग देखिएगा खटखट से खटखटाना बना है। ओके, तो इस तरह से कोई चीज़ अनुकरण करने से बनता है कि कोई अगर खटखटा रहा है यानी कि खटखटाना काम जारी है, वो खटखट का काम जारी है तो आपको बन जाता है खटखटाना, यानी कि वह अनुकरण कर रहा है, वही चीज़ बार बार हो रहा है। तो इस तरह क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया के नाम से आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह के बारे में आपको बताना है, यानी कि आपको इसको हाइफन बोलते हैं ना, हाइफन बोलते हैं, डैश नहीं। देखिए ए साइन, ए साइन, ए साइन, ए साइन, सही आंसर सी होगा। योजक चिन्ह होता है ना, डैश थोड़ा इसे बड़ा होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग आप लोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग दाल रोटी हो गया, माता पिता हो गया, थाली लोटा हो गया, रात दिन हो गया, तो इस समय जो साइन आप लोग देखते हैं दोनों बीच में, वो योजक चिन्ह होता है एक्चुअली में। तो यही आपका हाइफन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। योजक चिन्ह हो गया, बाकी डैश थोड़ा बड़ा होता है। अभी योजक चिन्ह के बारे में चर्चा कर दूंगा सारा, देख लीजिएगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों और वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? यानी कि वे सारे शब्द जहाँ से हर्ष वगैरह खुशी होता है, शोक यानी कि दुख, कहीं से घृणा हेट वगैरह, आश्चर्य यानी कि आप एक तरह का सरप्राइज वगैरह शो होता है, वहाँ पे आप लोग विस्मयादि बोधक यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं आप लोग ना। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ए वाला साइन, आइडिया होगा। बाकी सारा यहाँ देख लीजिएगा विराम चिन्ह, जैसे अल्प विराम होता है, अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर समझिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। तो अल्प विराम देखिए इस तरह सा होता है, एक ऐसे अल्प विराम। अर्ध विराम में आप लोग देखो इसको सेमीकोलन के नाम से जानते हैं। फुल स्टॉप, कॉलन वगैरह हो जाता है। विस्मयादि बोधक जो भी बताया वो होता है इंटरजेक्शन वगैरह। उसके बाद क्वेश्चन मार्क वगैरह देख लीजिएगा, कोष्टक देख लीजिएगा। योजक चिन्ह यहाँ पर चर्चा कर रहा था, थोड़ा सा बड़ा होता है।
हाइफन होता है, ठीक है, डैश थोड़ा बड़ा होता है। अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह देख लीजिएगा, इन्वर्टेड कोमाज को आप लोग अवतरण या उदाहरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। जब किसी का स्टेटमेंट को आप लोग बोलते हैं ना, किसी का स्टेटमेंट को आप लोग को लिखना होता है तो उसको उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाता है। लाघव चिन्ह इस तरह का होता है, आदेशक चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग होता है इस तरह का, रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन इस तरह का होता है, और उसके बाद मार्क ऑफ ओमिशन होता है, लोप चिन्ह का प्रयोग इस तरह से आप लोग कर देते हैं। ओके, तो इतना विराम चिन्ह देख लीजिएगा। चूड़ियां पहनना मुहावरे का क्या अर्थ है? कायर होना, हार मानना, दुखी होना या फिर काम बिगड़ना। इसका मतलब होता है कायर होना, ठीक है। हमारे यह पुरातन काल से चलते आ रहा है, महिलाओं को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कमजोर समझा जाता है, तो जो चूड़ी पहनता है वह कायर होता है, ऐसा पुरातन काल से चलते आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये तो मुझे बड़ा फालतू लगता है कि जो चूड़ी पहनता है वह कमजोर होता है। आप लोग घर में देख लीजिएगा, घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? आपकी मम्मी ही करती होगी। तो एक्चुअली में चूड़ियाँ पहनते थे क्या कायर हैं, उन लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ऐसे चलता आ रहा है, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था, तो चलते आ रहा है, तो वही चल रहा है अभी तक, इसको चेंज करना चाहिए। कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ है? काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या काम न जाना। देखिए उसका मतलब होता है नील बटे सन्नाटा, उसको कुछ नहीं होता है। कामकाज में कोरा है यानी कि पूरी तरह से कोरा मतलब व्हाइट होता है। पढ़े सुने ना गाना, कोरा कागज था मन मेरा। तो कामकाज में जो नहीं जानता है उसको आप लोग कामकाज में कोरा होना बोलते हैं। एक्चुअली में आज लेक्चर नहीं आने वाला था, बट सोचा कि कुछ न कुछ डाल देना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप लोग भी थोड़ा सा वेट करते रहते होंगे। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, बताइए कौन सा? इसमें एरर डिटेक्शन है। आप लोग सेंटेंस आप लोग जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है, तो बताइए किसमें एरर है। तो इसमें एरर है पार्ट नंबर सी में, एक फूलों की माला पहनाई जाएगी, फूलों की एक माला पहनाई जाएगी। इसको सेंटेंस को सही कीजिएगा। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ओके, तो इस एक को इसके फूलों के बाद यूज कीजिए, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। तो पार्ट नंबर सी में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में अशुद्ध भाग का फिर से वही अशुद्ध भाग का चयन करना है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, फिर कोई त्रुटि नहीं है। एक चीज समझिए कि यहाँ के नौजवान और युवक दोनों सेम ही होता है ना। जो तरुण होता है, आप लोग तरुण भी नाम सुने होंगे, तो नौजवान बोलिए, युवक बोलिए, तरुण बोलिए, सब एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो एक सुपरफ्लुअस यूज हो गया यहाँ पे, या तो नौजवानों यूज कर लीजिए, ओके, या फिर युवकों यूज कीजिए। युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, नौजवान वर्ड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एरर हो गया पार्ट नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कृपया आज वेतन देने की कृपा करें। दो बार कृपा कृपा आ रहा है, यह सेंटेंस गलत है। आज वेतन देने की कृपा करें, वेतन कृपया आज देने की कृपा करें, दो बार आ रहा है। आज कृपया वेतन देने की कृपा करें, सब सेंटेंस गलती लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज वेतन देने की कृपा करें ना, तो इस तरह से होता है। बार बार आप लोग रिक्वेस्ट वगैरह यूज नहीं करते हैं, आप लोग बार बार एक ही शब्द में। और यहाँ तक ये भी जान लीजिए कि अगर अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे तो काइंडली रिक्वेस्टेड एक साथ यूज नहीं किया जाता है। काइंडली शब्द और रिक्वेस्टेड शब्द एक साथ यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिश्रमी व्यक्ति को ही डैश मिलती है, क्या मिलती है? सफलता, निंदा, उपहास या शिकायत। परिश्रमी व्यक्ति को ही सफलता मिलती है, ठीक है। तो लगे रहिए इंडिया, ठीक है। कोई चीज़ में अगर लगे रहिएगा तो सफलता जरूर मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। कल मैं एडिट से चर्चा किया था आपको ना। लगे रहिए, थोड़ा इंप्रूव कीजिए और लगे रहिए। तो परिश्रमी व्यक्ति को ही सफलता मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें भारतीय होने पर क्या है? गर्व है, अहम है, उत्साह है या फिर इच्छा है? अहम वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोग को गर्व है, भारतीय होने पर हमें गर्व है, जिसके बारे में आइडिया जरूर रखें। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अकथनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, अदर्शनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इजी क्वेश्चन था यह। स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए एक शब्द क्या है? इसको क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे। पति पत्नी, युग्म, युगल या फिर दंपति। देखिए क्या उसको बोलेंगे, इसके लिए आंसर हो जाएगा डी, दंपति। अब बाकी सारे ऑप्शन को क्लियर कराता हूँ। पति पत्नी जो है से एक स्त्री पुरुष के जोड़ा के लिए शब्द नहीं होता है। स्त्री पति पत्नी तो होते हैं, लेकिन ये जो शब्द होता है ना स्त्री पुरुष का जोड़ा, उसके लिए दंपति यूज होता है, पारिवारिक जीवन उन लोग का, ठीक है। तो दंपति कहा जाता है। युग मतलब क्या होता है? जो पेयर में आता है उसको आप लोग युग्म बोलते हैं ना, जो हमेशा पेयर में आता है, जैसे कि सीजर्स वगैरह हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, लोअर्स हो गया, ये सब आपको पेयर्स में दिखते हैं, तो उसका युग्म होता है। युगल का अर्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो जुड़वा होता है ना उसको आप लोग युगल बोलते हैं, समझ गए? आप लोग जुड़ा बच्चा होता है ना, चलिए तो वही होता है युगल, समझ गए? आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से यन संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। इत्यादि, महेंद्र, लक्ष्मी या फिर श्रेष्ठ। सही आंसर इसका इत्यादि होगा। यहाँ पे संधि विच्छेद इसका कर देता हूँ, इति जोड़ आदि होगा ना, इसका संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा, यानी कि इत्यादि बन जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से इति में ई वर्ण आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इति ई प्लस आ मिल के आपको यहाँ पे यह बन जाएगा, यन संधि आ गया, इसका रूल होता है।
ध्यान दीजिएगा महेंद्र में आपको देखने को मिलेगा ये दीर्घ संधि, शीर्ष में भी दीर्घ संधि है, ठीक है, तो इसको याद रखें। बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, महेंद्र और शीर्ष दोनों में दीर्घ संधि है। महेंद्र में दीर्घ संधि है, लेकिन अगर महेंद्र बोल देगा ना, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है होता है लोगों को। अगर महेंद्र बोल देगा तो इसमें ऐसे गुण संधि होगा, तो थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। महेंद्र में गुण है, महेंद्र में आपका दीर्घ संधि है, इसको जरूर याद रखें। इत्यादि में यन संधि हो गया, देख लीजिएगा। तो यही ऐसे छोटा क्लास था। संधि के 3 प्रकार होते हैं आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और अंदर में जाइएगा तो स्वर संधि के 5 उपभेद देखने को मिल जाएंगे, उसी में से यह यन संधि था। तो ये आज का छोटा क्लास था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सोचा कि आज कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए, क्योंकि क्लास आज ऐसे ही चला जाता तो थोड़ा समथिंग कुछ होना चाहिए। ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ उनसे थोड़ा सा अच्छा है, समय थोड़ा सा कम था। तो फीडबैक दे सकते हैं अपना, कैसा लगा क्लास। बाकी अगर वीडियो लेवल लगता है लाइक करने के लिए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।